हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेडिन क्लासेस। आज हम लोग काफी दिनों के बाद एक नया सेक्शन पढ़ेंगे, वो है सीआरपीसी सेक्शन 439। सीआरपीसी का जो सेक्शन 439 है वो बात करता है स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट एंड सेशंस कोर्ट रिगार्डिंग बेल। बेल तो हमने देखा था कि सेक्शन 436 से ही स्टार्ट हो गया है कि बेल को लेकर क्या क्या चीजें हैं, वो हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। तो 439 बात करता है बेल जब मिल जाए एक्यूज किसी पर्सन को या कोई कस्टडी पर्सन को, तो उसमें कुछ कंडीशंस है, वो हाई कुछ स्पेशल पावर्स है हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास। तो वो जो है डील करता है सेक्शन 439। तो 439 के दो सब सेक्शंस हैं, 1 और 2। तो हम लोग वन बाय वन करके देखेंगे। सब सेक्शन 1 बात करता है क्या, ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट करेगा किसको, दैट एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस और इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल। अगर रिलीज हो गया है उसको बेल में रिलीज कर सकते हैं। एंड इफ द ऑफेंस इज ऑफ नेचर, और जो ऑफेंस जिस ऑफेंस के लिए उस पर एक्यूजेशंस लगाए गए हैं, उसको अक्यूज पर्सन कहा जा रहा है, उस ऑफेंस का नेचर कैसा होगा, जो हमने सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 437 में पढ़ा था। सब 437 का सबसेक्शन 3 हम आप लोगों को याद होगा किस किस चीजों के बारे में बात करता है। तो वो बात करता है कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस इम्पोज होते हैं बेल के दौरान। तो जो भी कंडीशन एग्जीक्यूट किया गया है उसके बॉन्ड को, वो सारी चीजों को उसको अपियर करना होता है, अटेंड करना होता है। सपोज कंडीशन क्या हो सकता है, मतलब किस तरह का जनरली होता है कि ट्वाइस अ वीक मीट द आईओ, इस तरह का होता है, या वंस इन अ वीक या वंस इन अ फोर्टनाइट। तो इन सभी चीजों के कंडीशंस, ऐसा कंडीशंस को जो है उसको अटेंड करना है। वो जो है वैसा सिमिलर ऑफेंस बेल में छूटने के बाद फिर से कमिट नहीं करेगा, या अटेम्प्ट भी नहीं करेगा। और क्या था कि किसी तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी एविडेंस को, किसी विटनेस को, किसी पुलिस ऑफिसर को वो थ्रेट या इंड्यूस नहीं करेगा। जो भी फैक्ट्स उसको पता है उसको डिस्क्लोज करने से उसको रोकेगा नहीं छूटने के बाद बेल में। तो ये सभी कंडीशंस जो है, और अगर ऐसा करता है तो वापस से उसको जेल में ले लिया जाएगा, कस्टडी में ले लिया जाएगा, और किसी अदर तरीके का कंडीशन भी इम्पोज हो सकता है। तो ये सब मैंने आपको ये छोटा सा रिकैप इसलिए प्रोवाइड कर दिया कि 437(3) में क्या है, फिर से आपको बुक खोलने की जरूरत ना पड़े, एक बार इसी वीडियो से आपको पूरा क्लियर हो सके। तो 439 का सब क्लॉज 1 क्या कहता है कि 437 क्लॉज सब सेक्शन 3 में जो भी सारे कंडीशंस इम्पोज हुए थे उसको जो है may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that subsection। ठीक है, तो वो सभी सबसेक्शंस में जो भी सारे कंडीशंस हैं वो इम्पोज कर सकता है। उस तरह का कोई भी कंडीशन जो है कोर्ट ऑफ सेशंस और हाई कोर्ट जो है इम्पोज कर सकता है। क्लॉज 1 का सबसेक्शन 1 का क्लॉज ए पढ़िए, व्हेन दैट एनी पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड इन कस्टडी बी रिलीज्ड ऑन बेल and if the offense is of the nature specified in subsection 3 of section 437 may impose, कौन impose करेगा, हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन, may impose any condition which it considers necessary for the purposes mentioned in that subsection। उस सबसेक्शन में जो भी सारे पर्पस के लिए कंडीशन अप्लाई किया है वो ये भी कर सकता है। ठीक है, अब सब क्लॉज बी क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट है और कोर्ट ऑफ सेशन है में डायरेक्ट, हमेशा ऊपर वाले के साथ इसको पढ़िएगा तब समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल जो रीजन है इस सेक्शन को बनाने का वो क्या है इसका फोकस क्या है। तो मे डायरेक्ट दैट एनी कंडीशन इम्पोज बाय मैजिस्ट्रेट द्वारा, जो पहले सबसेक्शन 437 में अगर सपोज बेल मिल गया है तो वो तो मैजिस्ट्रेट कोर्ट से मिला है। तो मैजिस्ट्रेट ने अगर किसी तरीके का कंडीशन इम्पोज किया है एक्यूज पर्सन के ऊपर, उसको मॉडिफाई या ऑल्टर करने का पावर, स्पेशल पावर सिर्फ और सिर्फ सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट के पास है। यही है सबसेक्शन 1 का क्लॉज बी, that any condition imposed by a magistrate when releasing any person on bail be set aside। उसको set aside भी कर सकता है या modify या alter भी कर सकता है। क्लियर। अब इसमें एक प्रोविजो भी है। प्रोविजो क्या कहता है, that high court or the court of session shall before granting bail to a person who is accused, grant करने से पहले, before, which is triable exclusively by the court of session, जो कि ट्रायबल है exclusively by the court of session, और विच दो नॉट सो ट्राइबल या ट्राइबल ना भी हो सकता है, इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है,
जो एक्सक्लूसिव, तो 2 पॉइंट याद रखना है प्रोविजो का, जो एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय द कोर्ट ऑफ सेशंस है या पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उस केस में क्या होगा, गिव नोटिस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनलेस इट इज फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन आता है तो उसका नोटिस जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास करना होगा। ठीक है, कैसा, दो कंडीशन मैंने बताया प्रोविजो का, क्या, एक तो जो है एक्सक्लूसिवली ट्रायबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, और दूसरा इज पनिशेबल, अगर ट्रायबल नहीं है तो इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ठीक है, ये दो कंडीशन अगर होता है तो उस केस में जो क्या करेगा, कोर्ट शैल गिव अ नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफ द एप्लीकेशन फॉर बेल। ठीक है, और अगर वैसा अगर किसी कारण से नोटिस नहीं भेज रहा है तो वो रिकॉर्ड करना होगा इन रिटन फॉर्म कि क्यों नहीं नोटिस भेजा गया, अदरवाइज ये मैंडेटरी है, और अगर उसको नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो जो है हम लोगों को रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग करना होगा। क्लियर, ये हो गया सबसेक्शन 1। अब आते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 439। इसमें कहा गया है ए हाई कोर्ट और ए कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट that any person who has been released on bail under this chapter be arrested and commit him to custody। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए कि अगर किसी पर्सन को बेल में छूट मिल भी गई है तो उसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट जो है फिर से वापस से कस्टडी में ले सकता है, अरेस्ट कर सकता है। बी अरेस्टेड एंड कमिट हिम टू कस्टडी। ठीक है, छूटने के बाद भी डायरेक्ट कर सकता है एनी पर्सन हु हैज बीन रिलीज्ड ऑन बेल, अगर रिलीज हो भी गया है फिर भी उसको वापस से कस्टडी में लेने का पावर सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट के पास होता है। तो ये है हमारा बेसिक्स ऑफ 439 सेक्शन। अब 439 से रिलेटेड है 437 का क्लॉज सबसेक्शन 3। तो आप लोग हमेशा समझिए कि कोई भी सेक्शन रैंडमली पढ़ना नहीं है, हर एक चीज जो है आपस में रिलेटेड है, खास करके चैप्टर वाइज जब भी कोई सेक्शंस पढ़ रहे हैं आप उस चैप्टर के शुरुआत से पढ़िए। जरूरी नहीं है कि सीआरपीसी आईपीसी कोई भी अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो सेक्शन 1 से ही पढ़ना है। ऑफ कोर्स वैसा होना तो वैसा ही चाहिए, तभी ये क्रोनोलॉजिक दिया हुआ है। अदरवाइज अगर सपोज रिवीजन भी कर रहे हैं तो उत पटांग से कुछ भी बीच में से नहीं करना है। आप लोगों को जो है पूरा चैप्टर, अगर डिवीजन अलग है तो चैप्टर के स्टार्टिंग से एटलीस्ट जरूर डिवीजन कीजिए, तो जो है सारे पॉइंट्स आपके माइंड में रिकलेक्ट होते रहते हैं। अब ये तो है बेसिक्स ऑफ 439। अब इसमें 2018 में कुछ अमेंडमेंट हुई है, वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ इस वीडियो में। देखिए सबसेक्शन 439 में जो अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के द्वारा, उसमें एक इंसर्ट किया है प्रोविजो टू सेक्शन 439। क्या है, it provides that high court or court of session shall before granting the bail to a person who is accused of an offense under section, उसमें से 437 की जिक्र आई थी, यहाँ पे किस किस का आ रहा है, सेक्शन 376 3, 376 AB, 376 DA और 376 DB of the IPC shall give a notice to the public prosecutor within a period of 15 days from the date of receipt of notice of such application। क्लियर, समझ में आ गया है कि क्या बोलना चाह रहा है कि अगर बिफोर ग्रांट करने से, बेल को ग्रांट करने से पहले कोर्ट क्या करेगी, अगर कोई इस ऑफेंस के अंदर ऐसा एप्लीकेशन आता है, कौन से सेक्शन के ऑफेंस के अंदर, 376 क्लॉज 3 सबसेक्शन 3, 376 सबसेक्शन 3, 376 AB, 376 DA और 376 DB ऑफ IPC। ठीक है, इस ऑफेंस के अंडर में अगर बेल की एप्लीकेशन आती है तो उस केस में जो है कोर्ट को शैल गिव अ नोटिस टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। 15 डेज हमेशा याद रखिए कि इस सबसेक्शन इस सेक्शंस के जो ऑफेंस के बेल एप्लीकेशंस आएंगे उसमें जो है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को नोटिस देना मस्ट है, एंड दैट टू विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज। ये बिल्कुल भूलना नहीं है, ये आपके अमेंडमेंट एक्ट 2018 में आया था ये चेंज। और एक आया था अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 में एक और क्लॉज इंसर्ट हुआ था, क्लॉज 1A टू 439। जैसे दो ही सबसेक्शन पढ़ा था हमने 1 और 2, तो 1 का भी एक सब क्लॉज आया है 1A, 1 कैपिटल A। वो क्या कह रहा है, इट मेक्स द प्रेजेंस ऑफ इंफॉर्मेंट और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम obligatory at the time of hearing for bail application of a person accused under section 376 3,
376 AB, 376 DA और 376 DB ऑफ IPC उसका प्रेजेंस होना ऑब्लिगेटरी है। जो इन्फॉर्मेंट है उसका प्रेजेंस होना बहुत बहुत जरूरी है एट द टाइम ऑफ हियरिंग ऑफ द बेल एप्लीकेशन। तो ये हमारा अमेंडमेंट एक्ट 2018 के बाद दो मेजर चेंजेस आए हैं। आई होप आप लोग समझ सकते हैं 376 का इम्पोर्टेंस कितना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, तभी ऐसी चीजों में इसका जो है इसका जो है झलक दिख रहा है हम लोगों को। तो ये ध्यान में रखिएगा कि 376 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आईपीसी में बिल्कुल भी इसको स्किप करने का बिल्कुल सोचिए भी नहीं। तो 376 अगर आप लोग कहेंगे कि ए बी और ये डी बी ये सब क्या है, तो मैं आप लोगों को बता सकती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और इससे जुड़े एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो है सुप्रीम कोर्ट का केस इन द ईयर 2019, शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि एन एक्यूज आफ्टर विथड्रॉइंग हिज बेल एप्लीकेशन फ्रॉम हाई कोर्ट, अगर हाई कोर्ट में कोई बेल एप्लीकेशन चल रहा है उसको अगर कोई विथड्रॉ कर लेता है कोई एप्लीकेंट, तो वो वापस से जो है बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास जो है वो फिर से बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अगर हाई कोर्ट के पास का बेल एप्लीकेशन अगर किसी ने विथड्रॉ कर लिया है। तो ये हमारे सुप्रीम कोर्ट का ये डायरेक्शन है इन द ईयर 2019 शरद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में। तो आई होप आज के इस वीडियो लेसन में आप लोगों को सेक्शन 439 सीआरपीसी का समझ आ गया होगा। किसी तरह का डाउट या प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं रेगुलरली फिर से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।